बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 11th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, लेखन कला और शहरी जीवन। देखो, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये हमारा चैप्टर सेकंड है, लेकिन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो इसके हम ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। एक टॉपिक हमारा बचा है, उसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। हालांकि बाकी हमारा चैप्टर करीब करीब खत्म हो चुका है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो देखा था हमने आपका जो मेसोपोटामिया संस्कृति में जो शहरों का महत्व है, ये हम पढ़ चुके थे। लास्ट टाइम में हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो हमारे क्या है, चैप्टर से ही रिलेटेड है। जो हम कहेंगे मेन जो चैप्टर हमारा चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग है आपका मेन, मतलब ये पॉइंट एक तरह से कंक्लूजन निकल रहा है कि मतलब हम वहां आके पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लेखन कला की देन। कि ये जो लेखन कला थी, जो हमने मेसोपोटामिया की कल्चर में देखा था कि लेखन कला मतलब इस तरह से मेसोपोटामिया में लेखन कला आई थी। इस लेखन कला ने एक्चुअल में हमें क्या दिया है, इसकी देन हमारे लिए क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है इस लेखन कला की, इसने ऐसी क्या चीज़ें की, हमें क्या क्या चीज़ें दी, हमें क्या मिला इस लेखन कला से, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, आज के टाइम में इसकी क्या वैल्यू है। ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें इस चैप्टर के, और उसके बाद बाकी का ये टॉपिक देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आइए अब टॉपिक पे आ जाते हैं, लेखन कला की देन कि आखिर हमें क्या दिया लेखन कला ने। देखो, बहुत कुछ देती है हमें लेखन कला। तो आते हैं, हालांकि मर्म स्पर्शी कहानी, किस्सों और तरह तरह के वर्णनों को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जाता है। देखो, हालांकि हमें किस्से कहानियां, हमारे जैसे दादा परदादा हमें बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाते हैं, और उन वर्णन को हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को फिर सुनाते चले जाते हैं। तो ये हालांकि जो मौखिक रूप से तो एक दूसरे में ट्रांसफर होती ही हैं चीज़ें, लेकिन उनको जीवित मतलब इस तरह से रखा जा सकता है, किस तरह से रिटर्न होके तो वो और अच्छे से रखी जाएंगी। पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें साइंस को जीवित रखना है, देखो किस्से कहानियों में हम कहानियों को तो रख सकते हैं, कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, कुछ भी बोल सकते हैं, हम बच्चों को कहानियों के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, ये नानी नानाओं की या दादी दादाओं की कहानियाँ ही तो हैं, ऐसा थोड़ी ना होता था। राजा रानी कहते नहीं कि ये तो फेरी टेल है, मतलब कहानियां हैं राजा रानियों की, मतलब ये सच्चाई थोड़ी ना, इनमें हकीकत थोड़ी। हालांकि कुछ तो हकीकत रही होगी तभी तो कहानियां बनी। तो लेकिन हम साइंस को जो है किस तरह से जीवित रखेंगे, तो उनको हमने क्या है, लिखित दस्तावेजों में जीवित रखा है। किताबों की हमें जरूरत पड़ती है, हालांकि जरूरत पड़ी है ताकि विद्वानों को आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। और संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उनकी काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा। देखो, ये सारी चीजें जो हैं किताबों की हमें पढ़ने की जरूरत है, ताकि जो विद्वान हैं वो आने वाली पीढ़ी है उन्हें क्या है, पढ़ा सके, उन्हें बता सके कि इस टाइम पे मतलब ये सारी चीजें होती थी, ये घटनाएं होती थी, इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट किया जाता था, या इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता था। ये सारी चीजें आपको एक तरह अगर लिखी मिल जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो संभवतः मतलब यही संभावना रही थी कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी जो देन है पूरी दुनिया को, सिर्फ मेसोपोटामिया को ही नहीं, मतलब इसको ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही ये सबसे बड़ी देन है उनकी। किसकी? काल गणना की। हमें मतलब एक टाइम पीरियड का पता चल रहा है। दूसरा, गणित की जो विद्वत्तापूर्ण परंपरा है, मतलब गणित की भी नॉलेज थी, इन्हें इन्फॉर्मेशन थी, उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। कि मतलब उस टाइम में जो मेसोपोटामिया की हमने जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसको, लेखन कला को, तो उससे हमें पता चल रहा है कि मेसोपोटामियन लोग हैं, उनको मतलब काल गणना की नॉलेज थी, उन्हें मैथ की नॉलेज थी। तो 1800 ईस्वी के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। अब हमने देखा कुछ टैबलेट्स हमें मिली हैं, पट्टिकाएं हमने मिली हैं। तो 1800 ईस्वी पूर्व के जो आसपास की कुछ हमें पट्टिकाएं मिली हैं, जिनमें हमने क्या देखा है, उन पट्टिकाओं में गुणा भाग की जो आप गुणा भाग करते हो उनकी जो तालिकाएं देखी हैं, वर्ग तथा वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं, और उनमें 2 का वर्गमूल दिखाया गया है। कि उन पट्टिकाओं में हमने देखा कि 2 का वर्गमूल वगैरह ये सारी चीजें दिख रखी हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें अच्छे से उस टाइम में मैथ की नॉलेज थी या गणित का उन्हें ज्ञान था।
अगर आप इसे हल करेंगे तो आपको तो इसका उत्तर जो है आपको क्या मिलेगा, 1.41421296 होगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। जो इसके सही उत्तर, जो इसका एक्यूरेट जो आंसर है, या हम कहें सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा ही क्या है, डिफरेंट है, मतलब उसके करीब करीब है। क्या पता उन्होंने अपना एक अलग तरीका निकाला हो सॉल्व करने का, लेकिन इतना कुछ मैच कर रहा है, मतलब इतना सिमिलर, मतलब 1-2 डिजिट का ही तो अंतर है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे, मतलब उस टाइम भी मतलब सॉल्व करने होते थे। और बच्चों आज के टाइम में भी मैथ से नहीं बच सकते, हालांकि मुझे मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और ख़ास करके ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वाला जो मैथ है वो तो। लेकिन देखो उस टाइम में भी बच्चे इस तरह के सवाल सॉल्व करते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और एक उंगल गहरे पानी में डूबा हुआ हो तो संपूर्ण पानी का आयतन क्या होगा। तो इस तरह के वो क्या करते थे, मतलब उस टाइम के सवाल सॉल्व करते थे। आज भी तो आजकल आपको दिए जाते हैं ना कि इतना पानी भरा और ये सारा कुछ बोला जाता है, आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि उस टाइम जो मेसोपोटामियन लोग हैं उनको अच्छे से किसकी, मैथ की नॉलेज थी, मैथमेटिक की नॉलेज थी, और उन्हीं की देन है आज मैथ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, देखो उन्हें ये भी नॉलेज थी कि मतलब उन्हें कि जो आपके चंद्रमा है उसके चक्कर क्या, ये सारा कुछ आपका परिक्रमण परिभ्रमण, इन सारी चीज़ों की उन्हें इंफॉर्मेशन थी या नॉलेज थी। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, मतलब ये सारे उन्हें आपके साल हो गए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, घंटे, सबका उस टाइम में था, मतलब एक तरह से कालक्रम की भी उन्हें नॉलेज थी। तो 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब तो आज हमारी रोजमर्रा की क्या है, जिंदगी का एक अचेतन हिस्सा, मतलब लाइफ, पूरी लाइफ, मतलब हमारी जो डेली लाइफ है उसका एक हिस्सा है, अचेतन हिस्सा है। मेसोपोटामिया वासी से ही हमें मिला, और ये चीजें हमें कहाँ से मिली, मेसोपोटामियन के लोगों से ही मिली है, वहाँ की लेखन कला से ही हमें मिली है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के जो उत्तराधिकारियों ने अपनाया, और ये जो समय का विभाजन है वो सबसे पहले किन्होंने अपनाया था, आपके सिकंदर के जो उत्तराधिकारी उन्होंने अपनाया, और वहां से वो कहाँ गया, वह रोम गया, और फिर रोम से इस्लाम की दुनिया मिली, और फिर ये मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा, जैसा सब कुछ ये आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कैसे कैसे ये चीज़ें कहाँ कहाँ से फैली, मतलब सिकंदर इसे कहाँ लेके गया, रोम ले गया, रोम से फिर ये इस्लाम की तरफ चला गया, फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंच गया ये, तो इस तरह से ये फैलता चला गया। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर टाइम का भी पता है उन्हें, कालक्रम का भी नॉलेज है, उन्हें मैथ की भी नॉलेज है। ये सब जो चीज़ें हम आज के टाइम में देख रहे हैं ये सब किन की देन है, ये मेसोपोटामियंस की देन है। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष मास दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था, कि मतलब जब कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते थे तो उनके वर्ष मास दिन इनके अनुसार उन्हें घटित होने का हिसाब रखा जाता था। उसी तरह रात को आकाश में तारे और तारामंडल की स्थिति पर बराबर के नजर रखते हुए उनका क्या है, हिसाब रखा जाता था। मतलब इन सारी चीजों की उन्हें पहले से, क्या हम कहेंगे, खगोल विज्ञान जो है उन्हें पहले से ही पता थी। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि, अगर मतलब जो मेसोपोटामिया की जो इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से अगर एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती, तो यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, मतलब ये सारी चीजें अगर नहीं होती उस टाइम, मतलब ये चीजें होती लेकिन जो आपका लेखन कला नहीं होती, तो आज हमें इसकी नॉलेज मिल पाती, हमें पता चल पाती, ये चीजें बिल्कुल नहीं पता चल पाती, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ते, मतलब कहाँ से इन चीजों को देखते। तो संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी जो लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते थे और उनकी नकल करते थे। मतलब यहाँ पर भी लोग क्या करते थे, मतलब विद्यार्थियों को ये क्या करते थे, जहाँ लेखन कला का काम करवाया जाता था वहाँ पर ऐसे जो विद्यार्थी होते थे उनको लिखने का काम दिया जाता था, और उनको पट्टिकाओं, मतलब पुरानी पट्टिकाओं की नकल करने की भी उनको दिया जाता था। जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने, लेखाकार ना बना करके ऐसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था, कि मतलब उनको सिर्फ इसलिए नहीं कि एक साधारण व्यक्ति, मतलब हिसाब किताब रखने वाला ना बना करके, मतलब ऐसे
प्रतिभा संपन्न, मतलब उनको इतना टैलेंटेड बनाया जाता था, ऐसा व्यक्ति बनाया जाता था क्रिएटिव, जो अपने पूर्वजों की जो बौद्धिक उपलब्धि है उनको क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, कि मतलब जो उनके पूर्वजों की नॉलेज है उसको क्या है, आगे बढ़ा के लेके जाए। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीके से परिचित नहीं थे, कि मतलब अगर हम ये सोचें कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं आधुनिक तौर तरीके इनसे परिचित नहीं थे, तो ये गलत होगा हमारा सोचना। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए। हमें लास्ट में हम क्या करेंगे, उन प्रारंभिक प्रवलोकनों को अवलोकन करेंगे जिसके द्वारा अतीत के जो हमारे प्रलेख हैं एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। तो ये हमारा लेखन कला की क्या देन है मेसोपोटामियंस लोगों की, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हम टॉपिक है वो देखेंगे आपका जो एक पुराकालीन मतलब पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। ये किसने बनवाया था, क्या था इस पुस्तकालय में, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है आज के टाइम में, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।